मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को और इस क्लास में सेट 4 स्टार्ट करेंगे और अभी तक 2018 के सेट 1 से लेकर सेट 3 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने सेट 1 से लेकर सेट 3 तक कंप्लीट नहीं किए हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 4 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न पहले का बताया गया है फलन fx बराबर इतने के लिए f'2 का मान है। 4 विकल्प हैं जिनमें से एक करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डैश। डैश का मतलब है इसका आपको अपकलन करना है। अपकलन करने के बाद में x के स्थान पे 2 रख देना है, आंसर शीट आ जाएगी। तो अपकलन करोगे कितना मिलेगा 2x + 7। अब हम ये वाला 2 रखेंगे ना 2x, 2 × 2 कितना मिलेगा 4 और +7 कितना हो जाएगा 11। तो विकल्प कौन सा करेक्ट है? डी करेक्ट है। तो कैसे लिखना है आपको हम बताते हैं। प्रश्न संख्या पहले का मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही आपको लिखना है। जब पेपर देने जाना कॉपी पे ऐसे ही लिखना है। फिर उसके बाद में विकल्प जो करेक्ट है उसको लिख देना है। कौन सा है? डी। 1 नंबर प्राप्त हो गया। अब हम आपको बेसिक से हल करवाते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों बहुविकल्पीय आपको डायरेक्ट टिक लगाना है। 1 नंबर का 1 मिलेगा, 1.5 या 2 नहीं मिलेंगे। जो हम बेसिक से हल करेंगे, ठीक है ना। आप लोग क्या करना है, कॉपी मिलेगी ना, पेपर देने जाओगे तो कॉपी का लास्ट पन्ना आपको रफ कार्य का कर लेना है और वहीं पर कैलकुलेशन कर लेना है। और जो भी आंसर शीट आए तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे लिख देना है। देख लो यहाँ पे बताते हैं ये कैसे आंसर शीट 11 आई है। आपको इतना लिख लेना है fx बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया फलन fx बराबर कितना है x² + 7x + 10 x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको इतना लिख लेना है। इसके बाद में क्या होता है, इस हिंदी का मतलब यही है कि बराबर के उस तरफ d/dx रखना है, बराबर के इस तरफ d/dx रखना है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, बराबर में रख लो x² + 7x + 10, ये हो जाएगा f'(x). इसका अपकलन करोगे तो 2x + 7 मिलेगा क्योंकि 10 का 0 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, और x का 1 होगा तो 7 का 1 में गुणा करो 7 ही मिलेगा। यहाँ पर x की घात n का फार्मूला लगा लिया, n आगे एक घात कम कर ली, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, f'2 का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो f'2 जहाँ जहाँ x है आपको रख देना है 2। कितना मिला यहाँ पे देख लो, 4 + 7 = 11। तो पहले का कंप्लीट हो गया, ठीक है, नोट कर लो इसे। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अगला प्रश्न देख लो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। पहले यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर हम चेंज कर लेते हैं। कौन सा डाल देते हैं, अगला जो भी नंबर है ठीक है। यहाँ पर जो भी प्रश्न है ये रिपीट हो चुका है। कहाँ पे हो चुका है देख लो, 2020 का 7वां सेट है। सेट कोड है 324YZ। सेट कोड क्या है 324YZ और प्रश्न है पहले का तो आप लोग कर लेना इसको। डायरेक्ट हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं, ये करेक्ट है, ये हो चुका ना, इसलिए देखो यहाँ पे लिख दो b 10x - cot x + c। 1 नंबर प्राप्त हो गया। अब बताएं इसको, बेसिक से करवा चुके हैं वैसे। 2020 का 7वां सेट देख लेना और सेट कोड है 324YZ। प्रश्न है पहले का करवा चुके हैं ना। अरे भाई 2020 के 7 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं और 2019 के भी 7 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। 2018 के सेट चल रहे हैं जिनमें से सेट 1 से लेकर सेट 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर सेट आपको 4 दिख रहा है, इसके प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो कर लेना, हो गया है भाई, क्यों टाइम खराब करोगे।
आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो अगला देख लो यहाँ पे, तो ये आप लोग टिक लगा लो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर हम चेंज कर लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या बताया गया है, रेखाओं। तो पहली रेखा तथा दूसरी रेखा के मध्य न्यूनतम दूरी है। तो अगर बेसिक से लगाओगे तो कम से कम 5 मिनट लग ही जाएंगे। 4G ट्रिक से बताते हैं आंसर शीट, 4G ट्रिक से बताते हैं, डायरेक्ट ही आपको टिक लगा लेना है। क्योंकि 2020 के जब 7 सेट कंप्लीट करवाए और 2019 के जब 7 सेट कंप्लीट करवाए, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमने लगवा दिया है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे करना क्या है, 4G ट्रिक में सबसे बड़ा उत्तर, सबसे बड़ा उत्तर देखना है, ठीक है। ये काम करना है, सबसे बड़ा उत्तर देखना है, फिर इससे छोटा उत्तर पर टिक लगा देना है। तो सबसे बड़ा उत्तर देखना है, फिर इससे छोटा उत्तर पर टिक लगा देना है। तो देख लो सबसे बड़ा उत्तर, तो देखो √19, √19, √19, √19 चारों विकल्प में, तो अंश में आपको देखना है, क्योंकि सभी में √19 है तो अंतर पड़ेगा नहीं, आपको अंश में देखना है। तो यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो सबसे बड़ा उत्तर हो गया। फिर इससे छोटे पर टिक लगा देना है, ये बी करेक्ट है, 3/√19, ठीक है। कौन सा करेक्ट है, बी, 3/√19। इसको भी नहीं लगाएंगे बेसिक से, क्योंकि बहुविकल्पी है, 1 नंबर का 1 मिलेगा, 1.5 या 2 नहीं मिलेंगे। वैसे भी इस प्रकार के प्रश्न कंप्लीट करवा चुके हैं बहुत सारे। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगला प्रश्न देख लो, गर्दा उड़ेगा, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ेगा। ये जो हमने प्रश्न आपको बताया है ना न्यूनतम दूरी का, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, कोई 4G ट्रिक से आपको नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है। अगर कोई बता दे टीचर, भाई पढ़ाना छोड़ देंगे, मारकर छोड़ देंगे, अगर न्यूनतम दूरी का कोई डायरेक्ट टिक बता दे आपको। तो इसीलिए कहते हैं आपसे इस चैनल से जुड़े रहिए। ये मेरा आपसे वादा है कि गणित में 100 में 100 ही नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगला नंबर जो है यहाँ पे हम डाल देते हैं घा। और आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, वो 50 रुपए के टीचर हैं जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, बताते नहीं हैं कि कैसे कैसे करना है। आ गए, 4 लाइनें उस तरफ लिखी, 4 लाइनें इस तरफ लिखी और लग गया सवाल। ऐसे टीचर से ना पढ़ो, हमने आपको बताया पहले ही, उनके खुद नहीं आए हैं, 70+ नहीं कर पाए हैं, वो क्या तुमको करवाएंगे 90+। जो पढ़ा है वही पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ा है उसी से अपने नहीं आए, तुमको क्या करवा देंगे। तो इसीलिए बोलते हैं लाइक कर दिया करो। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करो, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा रैपिड फायर की तरह सबसे पहले आपको मिलेगा। तो बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, आप लोग पढ़ लो, इसको हम रफ कर देते हैं। यहां पर बताया गया है एक त्रिभुज के शीर्ष 1, 2, 3 हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो देख लो 4G ट्रिक से आंसर शीट बताते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे हो चुके हैं, बेसिक से हम लगवा चुके हैं, फार्मूला जानते हो, ठीक है। 4G ट्रिक से बताते हैं। यहाँ पर जैसे शीर्ष आपको दिख रहे हैं वैसे ही आपको लिख लेना है। देखो यहाँ पे पहला है 24, दूसरा है 63, ठीक है, फिर है 35। क्या करना होता है, बीच वाला आपको पकड़ना है, 100% आपको बीच वाला पकड़ना है, और विपरीत चिन्ह से उसी के नीचे लिखना है। -6 है, +6 लिख लो, +3 है, -3 लिख लो, ठीक है। इतना काम करने के बाद में बीच वाला पकड़ लिया, उसके नीचे लिख लिया, ठीक है। जितना
बीच वाले के नीचे लिखा है उतना ही इसके नीचे भी लिखना है, इसके नीचे भी लिखना। तो ठीक है, 6 माइनस का 3 इसके नीचे भी लिखो और इसके नीचे भी आपको लिख लेना है। और ये तो कटेगा क्योंकि -6 + 6 और +3 और -3, इसका मतलब है हमने क्या किया है यहाँ पे जोड़ा है और जोड़ना ही है आपको। ठीक है, देख लो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इनको जोड़ के लिखना है, इनको भी जोड़ के लिखना है। जो भी आंसर शीट आए फिर उसमें हम बाहरी गुणन फिर माइनस के बाद में आंतरिक गुणन। देखो यहाँ पे 8 आया, पहले लिख लो। यहाँ पे कितना आया -7, ठीक है। और यहाँ पे देख लो 9 आया और यहाँ पे कितना आया 5 में 3 गया 2 मिला। ठीक है, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखो बाहरी गुणन मतलब एक 8 है और एक 2 है, ये बाहर हैं। बाहरी गुणन 8 दूनी 16 माइनस के बाद में आंतरिक गुणन ये अंदर वाले हैं। ठीक है, तो माइनस है और माइनस यहाँ से मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 9 7 63, तो कितना मिला 9 और 6 और 1 7/2 और वर्ग इकाई लिख देना है। क्या लिख देना है, वर्ग इकाई। जब बेसिक से लगाओगे तब लिखना है, ये तो 4G ट्रिक है। ए करेक्ट है, यहाँ पे उड़ गया इसका गर्दा, तो यहाँ पे लिख लो, नंबर तो पड़ा है ना घा। ठीक है, 79/2 वर्ग इकाई। बहुत से बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं 79 पढ़ते हैं। भैया 79 गलत है, 79 गलत है, 79 ना पढ़ो। क्या पढ़ोगे हम आपको बताते हैं, 79 पढ़ते हैं, 79। हिंदी में जब रोल नंबर आपको लिखना है तो 79 ना लिखना है, 79 लिखना है। ठीक है, चलो भाई ये तो हो गया। और बेसिक से नहीं लगवाएंगे क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे हो चुके हैं, आप लोग कर लेना। ठीक है, सारणिक विधि से लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग तब तक यहाँ पर टिक लगा लो जो भी है। तो पहले यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं कौन सा है अड़ाक। यहाँ पर बोला गया है एक सिक्के की 6 उछाल में कम से कम 4 शीर्ष आने की प्रायिकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी 4G ट्रिक नहीं है, लगा के ही आपको टिक लगाना है। देखो यहाँ पर 6 बताया गया है, मतलब सिक्के को 6 बार आपको उछालना है। मेरे प्यारे बच्चों अगर 3 से ज़्यादा बार बता दे, सिक्का या पासा वाला प्रश्न मिल जाए आपको, 3 से ज़्यादा बार बता दे उछालो, तब आपको एक रूल ध्यान रखना है, द्विपद वंटन। द्विपद वंटन से ही लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। किससे लगेगा, द्विपद वंटन से लगेगा। जब पासा और सिक्का वाले आपको प्रश्न मिल जाएं, 3 से ज़्यादा बार बता दे, 4 5 6 7 8 बार उछालो, तो द्विपद वंटन से ही लगाना है। फार्मूला तो याद होगा, px बराबर r NCR Q की घात n माइनस r p की घात r, और p प्लस क्यू बराबर क्या होता है 1। ये फार्मूला आपको लगाना है। और ये p प्लस क्यू क्या है 1 है। p बोलते हैं सफलता की प्रायिकता और q होता है सफलता की प्रायिकता नहीं। तो यहाँ पर आपको किसके किसके मान की जरूरत पड़ेगी, देख लो यहाँ पे n p q और r 4 के मान की जरूरत पड़ेगी। देखो n तो पता ही चल जाता है, सिक्का या पासा वाला प्रश्न मिल जाए और जितनी बार उछाल दे वही n होता है। तो हम यहाँ से लगाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ये लॉन्ग है, इसको भी यहाँ पे रफ कर देते हैं और जो भी विकल्प हो अपना डाल लेना है। तो यहाँ से हम लगवाते हैं। ठीक है, n बराबर तो पता चल गया ना, कितनी बार उछाला है 6 बार। फिर उसके बाद आपको p प्रायिकता ज्ञात करनी है प्रश्न से। देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सिक्का 6 बार उछाला गया, p कैसे ज्ञात करोगे हम आपको बताते हैं। चाहे सिक्का हो चाहे पासा हो, चाहे 10 बार उछाला जाए, चाहे 50 बार, चाहे 25 बार, आपको एक पर काम करना है। p जब भी प्रायिकता निकालनी एक पर निकालनी है, इतना ध्यान रखना है।
ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक सिक्के की उछाल पर, यहाँ पे क्या लिखा है, शीर्ष लिखा है, शीर्ष। देखो कम से कम 4 है, उसको तो बाद में हम देखेंगे, पहले पी आपको पता करना है। देखो जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है वही नाम आपको उठाना है, जैसे शीर्ष है यही उठाना है। तो हम क्या करेंगे, एक सिक्का ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखो P बराबर, और P जो है सफलता की प्रायिकता होती है मेरे प्यारे बच्चों, P जो है सफलता की प्रायिकता होती है। एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता, भैया बताओ, एक सिक्का उछाला, चित या पट, सिक्के पर क्या मिलता है, चित या पट, तो यहाँ पे 2 लिख लो, क्योंकि कुल परिस्थितियों की संख्या 2 मिल जाएगी और हमें शीर्ष की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो शीर्ष को बोलते हैं चित। देखो जब आपने उछाला एक सिक्के को, जब नीचे गिरेगा तो या तो चित आएगा या पट आएगा, कुल परिस्थितियों की संख्या 2 हो गए। अब कन्फर्म है कि हमें चित की प्रायिकता निकालनी है, तो सिक्के पर एक ही बार चित आएगा जब नीचे गिर जाएगा, ठीक है, ऐसे करके प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब P पता चल गया, अब यहाँ से फार्मूले से Q पता कर लो, Q बराबर 1 माइनस P, तो 1 माइनस, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर P घटा लो मान रख के, तो 1/2। देखो भाई N पता चल गया, P पता चल गया, अब हमको Q पता करना था, वो भी पता हो गया। R, देखो R और P में थोड़ा कॉमन है, P बताता है सफलता की प्रायिकता और R बताता है किस पर सफलता मिली है और कितनों पर मिली है, ठीक है। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, R और P में थोड़ा सा अंतर है, P जो बोलते हैं सफलता की प्रायिकता और R जो बोलते हैं कितने पर कितनी बार सफलता मिली है। मतलब यहाँ पर क्या है, 6 बार उछाला गया है, या तो 1 पर मिलेगी सफलता मतलब चित आएगा, या 2 पर आएगा, या 3 पर आएगा, या 4 पर आएगा, या 5 पर आएगा, या 6 पर आ जाएगा शीर्ष, R कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बता दिया गया है कम से कम 4 शीर्ष, इसका मतलब है आपने 6 बार उछाला, ठीक है, सिक्का, तो शीर्ष उसने बोला है 4 सिक्कों पर आएगा। कम से कम का मतलब होता ज़्यादा, 4 पर आएगा शीर्ष, या फिर 5 पर आएगा, या फिर 6 पर आएगा, इससे ज़्यादा पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि सिक्का लास्ट में 6ठी बार उछाला गया है। तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 4, 5, 6, ठीक है, 7 नहीं लेंगे क्योंकि 6, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। तो R ग्रेटर देन इक्वल 4, ठीक है, कम से कम जब लिखा हो और द्विपद बंटन से आप लगा रहे हो प्रश्न को, तो ग्रेटर देन इक्वल यूज करना है। अधिकतम लिखा हो तो लेस देन इक्वल यूज करना है। चलो यही फार्मूला लगेगा जो हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं, तो इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आपको लिख लेना है, यहाँ पे क्या लिखना है, द्विपद बंटन से Px ग्रेटर देन इक्वल 4, आपको कैसे लिखना है, Px इक्वल 4, इसका मतलब है आपने 6 बार सिक्के को उछाला, 4 पर शीर्ष मिल गया, या फिर 5 पर शीर्ष मिलेगा, मतलब 5 पर शीर्ष मिलेगा, 4 पर शीर्ष मिलेगा, या है तो प्लस आपको करना है, या तो 4 पर शीर्ष मिलेगा, या तो 5 पर मिलेगा, और लास्ट में या फिर 6 पर शीर्ष मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, एक सिक्के की 6 उछाल में, एक सिक्के को 6 बार उछाला गया, तो 4 पर शीर्ष मिला, या फिर 5 पर शीर्ष मिला, या फिर 6 पर शीर्ष मिल गया।
तो या यूज होता है तो यहाँ पर हम प्लस करते हैं, इतना ध्यान रखना। अब इसका मान इसका मान इसका मान निकालेंगे, मतलब प्रायिकता प्रायिकता प्रायिकता, 3 प्रायिकताओं के मान निकालना है। एक आपने रूल पढ़ा होगा, देखो हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। एक रूल आपने पढ़ा होगा, देखो प्रश्नावली 13.4 में प्रायिकता बंटन, ये है द्विपद बंटन। प्रायिकता बंटन में टेबल बनाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहां पर बोला गया है एक सिक्के को 6 बार उछालो। तो मेरे प्यारे बच्चों जब यादृच्छिक चर निकालते थे 13.4 में, तो 0 से स्टार्ट करके जहां तक बताया वहीं तक जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 फिर 6। कहने मतलब है इसकी प्रायिकता का मान इसकी सबकी, तो योगफल क्या होता है, इनका 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 हम जोड़ते हैं तो 1 निकलता है। ठीक है, ये जो कॉलम है ना ये। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 में से माइनस भी होता है, 1 में से माइनस भी होता है। जैसे यहाँ पर हमें 3 की प्रायिकताएं निकालनी है, 4 5 6, देखो 4 5 6 की प्रायिकता निकालनी है। तो अगर 1 में से माइनस करोगे तो px बराबर 0 प्लस px बराबर 1 प्लस px बराबर 2 प्लस px बराबर 3। दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। तो मतलब अगर इनकी प्रायिकता ना निकालो, 1 में से माइनस कर दो, तो किसे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो जितना यहाँ से निकलेगा उत्तर उतना ही यहाँ से निकलेगा। लेकिन देख लेते हैं हमें कम पद किस में मिले हैं। जिसमें कम पद मिल जाएंगे उसी से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अगर यहाँ पे गिने तो 1 2 3 4, 4 प्रायिकताओं का मान निकालना है, और यहाँ पर 1 2 3, 3 प्रायिकताओं का मान निकालना है। तो यही हल करो, उसको ना हल करो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगी, यहाँ पर कम कैलकुलेशन करना पड़ेगी, एक पद कम। ठीक है, ये हमने समझा दिया है। ठीक है, और ये जो भी हम लगा रहे हैं मेथड द्विपद बंटन, 13.5 प्रश्नावली आपने कंप्लीट की होगी। तो 13.5 से ही ये लग रहा है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, हाँ मान निकालना है। देखो px ग्रेटर देन इक्वल 4, NCR का फार्मूला लगाओ। तो 6c4 और q की घात कितनी आएगी 2 और p की घात 4। यहाँ से देखो 6c5, q की घात 6 में से 5 गया 1 और p की घात यहाँ से लिखी जाती है। फिर NCR होता ना, ऊपर 6 है यहाँ पर 6 है, q की घात 0 p की घात 6। चलो यहाँ पे देख लो px ग्रेटर देन इक्वल 4, देखो भाई 6c4, इसकी डायरेक्ट आंसर शीट नहीं पता चलेगी तो NCR का फार्मूला लगा लो, फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, यही फार्मूला होता है। जिसकी डायरेक्ट आंसर शीट नहीं पता उसमें लगा लो फार्मूला, तो r नीचे आएगा, फिर यहाँ पे n माइनस r है, तो 6 में से 4 को घटाएं कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब 1/2 रखो q का मान, फिर p का मान रखो 1/2, होल घात कितनी है 4। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, तो इसकी तो डायरेक्ट आंसर शीट पता है 6c5 की, देख लो 6c5 का मतलब है NC1, ठीक है, और NC ऊपर वाले से एक कम, देखो एक या एक कम, तो आंसर शीट क्या आती है n, चाहे ये वाला रख लो चाहे ये वाला रख लो, तो NC1 NCn माइनस 1 आंसर शीट आती है n। तो यहाँ पर 6 आपको लिख देना है, और Q का मान 1/2 और P का मान भी 1/2 है। तो कौन सा पद है यहाँ पे, दूसरा है, 5 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, इसकी भी आंसर शीट डायरेक्ट आपको आनी चाहिए 6c6। तो 6c6 का मतलब है जैसे NC0 NCn, मतलब NC0 या NCn का मान कितना होता है 1,
तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 66, इसका मान निकलेगा 1 और घात 0 है तो 1 रख लो। p की घात 6 है तो 1/2 होल घात कितनी है भैया 6। समझ में आ गया। अब हल करो, आंसर शीट निकालो। तो देखो यहाँ पर 6 बाहर लो, 5 बाहर लो, 4 अंदर ही रखो क्योंकि नीचे वाला 4 कट जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। 1/2 की होल घात कितनी है 6 हो जाएगी। यहाँ पर 6 ऐसे ही रखो, 1/2 1/2 की होल घात 6 हो जाएगी, 5 और 1 6। यहाँ पर 1/6 की होल घात 6, यहाँ से ये कट गया, 2 3 6। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 और 5 15, ठीक है। अब नीचे कितना आएगा 2 की घात 6 64 प्लस 6 अभी काटो ना, लघुत्तम सेम मिलेगा इसलिए अभी ना काटो। तो 64 मिलेगा, यहाँ पर भी 64 मिलेगा। थोड़ा और हम हल करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो भाई आगे बढ़ जाओ। लघुत्तम मिला 64, डायरेक्ट जोड़ लो। 15 और 6 21 और 1 22। लघुत्तम सेम है, डायरेक्ट ही आपको प्लस कर लेना है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो 11/32। ये आंसर शीट किस में बिलोंग करेगी, इसमें करेगी। पी का मान 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। तो 11/32 उत्तर निकला है। कौन सा विकल्प करेक्ट है, ए करेक्ट है। तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब दूसरे प्रश्न की है बारी। इतना नोट कर लो जल्दी। अब आपको प्रश्न दूसरे का देख लेना है। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। कहाँ पे हो चुका है देख लो। 2019 का चौथा सेट है, सेट कोड है 324 EL और प्रश्न बताया गया है पहले का। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप लोग कर लेना है। ये रिपीट प्रश्न हुआ है, इसका आप लोग गर्दा उड़ा देना है। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न देख लो। बताया गया है यदि a बराबर b बराबर 2 आव्यूह दिए गए हैं तो a प्लस b तथा a माइनस b का मान ज्ञात कीजिए। सबसे सरल प्रश्न है, इससे सरल अभी तक नहीं देखा हमने। ठीक है, तो यहां पे लिख लो प्रश्न दूसरे का है, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं। आप लोग क्या करो, सबसे पहले आपको लिख लेना है दिए गए आव्यूह, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है यदि। यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। तो यहां पे लिख देते हैं दिए गए आव्यूह a बराबर 24 32, फिर b बराबर 13 25। ठीक है, लिख लो इतना 24 32 13 25। अब यहां पे क्या कहा गया, a प्लस बी और a माइनस बी का मान निकालिए। तो a प्लस बी क्वेश्चन मार्क, a माइनस बी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि मान निकालिए। तो यहाँ पे नाव के बाद कामा लगा लेना है। तो a प्लस बी बराबर आव्यूह a का मान रख लो, आव्यूह b का मान रख लो, उसके बाद संगत अवयव आपको जोड़ लेना है। तो देख लो यहाँ पे 24 32 13 25। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 1 के साथ जोड़ना है, 3 मिला। 4 3 के साथ जोड़ना है, 7 मिला। 3 और यहाँ पे -2 घटाओगे तो 1 मिला। 2 और 5 को जोड़ो 7 मिला। ये आंसर शीट आ गई है, जल्दी नोट कर लो। इसी में हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे, प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, और जो यहाँ तक नोट किया ना इसके आगे ही लिख लेना है इसको। अब देखो अवयव जो हैं बदल जाएंगे, इसके अंतर है ना, अंतर का मतलब ये होता है आपको घटाना है। चलो भाई घटाओ। 2 में से 1 गया 1 मिलेगा, 4 में से 3 गया 1 मिलेगा। समझ में आ रहा होगा, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 है 1 मिलेगा। 4 प्लस का है, माइनस का 3 है 1 मिलेगा। 3 और माइनस माइनस प्लस का 2, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा।
अब माइनस का 5 है, प्लस का 2 है, माइनस का 3 मिलेगा। ठीक है, ये भी हो गया। और अगला जो भी प्रश्न है ये वाला, ये रिपीट प्रश्न हुआ है, कहाँ पे हो चुका है देख लो। 2018 का पहला ही सेट है और बताया है प्रश्न तीसरे का घा, तो इसका आप लोग गर्दा उड़ा देना है दोबारा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो घा, इसको लगवाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लो, थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं इसको, ये रफ हो गया है। अब अगला नंबर डालो, कौन सा है घा। क्या बताया गया यहाँ पे, यदि y बराबर पहला पद दूसरा पद तो dy/dx ज्ञात कीजिए। मतलब आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है दिया गया समीकरण, यदि का मतलब क्या होता है दिया है, या फिर यहाँ पे दिया है लिख लो, या दिया गया समीकरण लिख लो, आपकी मर्जी है। तो y बराबर 4e⁻x इंटू में sin π/2, ठीक है ना, प्लस 5e⁻x, साइन 90 का मान पहले रख लो, उसके बाद अवकलन करेंगे। तो ठीक है, y बराबर 4e⁻x साइन 90 का मान 1 होता है और प्लस का जैसे का तैसा। तो y बराबर 4e⁻x प्लस का 5 की घात क्या है, x है। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, x के सापेक्ष अवकलन कर लो। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो भाई लिख लो, इस हिंदी का मतलब यही होता है कि बराबर के मेरी तरफ आपको d/dx रखना है, बराबर के उस तरफ d/dx रखना है, ये लो। ठीक है, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको, ये हो जाएगा y का dy/dx। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें 4 आगे कर लो, e⁻x का अवकलन e⁻x प्लस, अब यहाँ पर e⁻x का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है e⁻x log a बेस e, ए जहाँ जहाँ आता है फार्मूले में 5 रखना है। ठीक है, इसका उड़ गया गर्दा। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सभी स्टूडेंट लाइक कर दें। कुछ बच्चे नहीं करते हैं लाइक, ऐसा लगता है वे मनोरे हैं, उनको पहले से आता है सब कुछ। भाई कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है रोज 1 या 1.5 घंटा रोज करना है प्रैक्टिस। पेपर में यही प्रश्न आएंगे, इसके अलावा प्रश्न नहीं आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जो हम अनसाल्व चला रहे हैं, कुछ बच्चों के पास है, कुछ बच्चों के पास नहीं है, कोई बात नहीं, प्रश्न तो हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कमेंट कर दिया करो अगर आपको प्रॉब्लम है। प्रश्न जो भी हम हल करवाएं, किसी भी प्रश्न में आपको अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताया करो। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनाया गया है जिसको हम समझा ना पाएँ। भाई आपसे हमने इतना ही कहा है, किताब से पढ़कर आप टॉपर नहीं बन पाओगे। किताब से केवल सिलेबस तैयार होता है, टॉपर नहीं बन पाते हो। तो क्या करना है, किससे टॉपर बनना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी यहाँ पे सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास अनसॉल्व होगा ना, नहीं है तो खरीद लो, ना खरीदो प्रश्न आपके सामने है। और स्क्रीनशॉट ना लिया करो, बहुत से टीचर जो हैं स्क्रीनशॉट बताते हैं ले लो ले लो। मेरा मानना ये है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा मानना ये है कि आप कभी भी स्क्रीनशॉट ना लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से ये दिमाग जो है कमज़ोर हो जाता है, जो भगवान ने दिया है दिमाग। बुद्धि तभी इंक्रीज होती है जब आप लोग पेन से कॉपी पर लिखो ज़्यादा, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, तो बुद्धि इंक्रीज होती है। ये बात हम बता रहे हैं, नहीं तो यूट्यूब पे तो धोखाधड़ी चल रही है। पूरे यूट्यूब पे हम बता रहे हैं, टीचर जो है 50 रुपए के हैं, उन्हें आता जाता तो कुछ है नहीं, खाली पीली में कहते हैं ये लगा लो वो लगा लो। तो आपको कुछ नहीं करना, जितना हमने बताया उतना काम करो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किताब खरीदने की ज़रूरत है। आपके पास एनसीईआरटी है, बात खत्म। ठीक है, फार्मूले बेसिक तैयार कर लो, फिर आ जाओ प्रश्न लगाओ। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम फार्मूले भूल जाते हैं। फार्मूले भूल जाते हो, ठीक है, भूलते सब हैं, चाहे वो टीचर का ना हो, सब भूल जाते हैं। अब आपको करना क्या है, आप भूल जाते हो, आप अलग से फार्मूले याद ना करो, अलग टाइम लेकर, ठीक है, फार्मूले याद ना करो, आप प्रश्न लगाओ, फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है।
ठीक है, इतना आपको हमने बता दिया है, आप लोग इतना काम करो। हम तो पढ़ा ही रहे हैं, थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं इसको, ये रफ हो गया, ठीक है। अब देखो करना क्या है भाई, फलन का अनिश्चित समाकलन करना है। तो यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं। चलो भाई नंबर चेंज हो गया। तो कहा गया है cos log x के बटे में जो x है ये फलन है, इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो i बराबर आपको लिख लेना है cos log x के बटे में x। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप समाकलन करो एक मोटी बात आपको ध्यान रखनी है दिमाग में, समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। हर का होता है लेकिन फार्मूलों के रिलेटिव अगर फलन मिल जाए तब उसका हो जाता है। ये बात कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है अगर कोई ये बात बता दे जो हम आपको बता रहे हैं कि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। होता है हर का, लेकिन फार्मूलों के रिलेटिव अगर फलन मिल जाए तब होता है। तो यहाँ पे अपान में x है ना, log x होता है एक घात में, लेकिन ऊपर अचर होना चाहिए, जैसे बन होना चाहिए ऊपर, बना पान x तब होता है log x। अब ये देखो cos log x से हो ही नहीं पाएगा, log में कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम इसको हटा देंगे, cos का कर लेंगे, क्योंकि log x का अवकलन क्या होता है, बना पान x होता है। हमने आपको बताया t मानने की ट्रिक, क्या बताइए, जैसे आपको cos का कोण मिल जाए चाहे sin का मिल जाए कोण, ETC इत्यादि बहुत सारे 6 है, ज़्यादा नहीं है। अब बात करेंगे साइन इनवर्स की, ये भी बिरादरी के ही है, जैसे ये बिरादरी के हैं ऐसे ही ये बिरादरी के हैं, देख लो ETC लिख देते हैं इनवर्स वाले। मतलब कोण को T मानना है, ये 100% ट्रिक है। ये क्या है, 100% ट्रिक है, ये भी कोई नहीं बता पाएगा, ये 50 रुपए के टीचर हैं वो कभी नहीं बता पाएंगे कि फलन को कब T मानते हैं, किसको मानते हैं। देखो जैसे ये आपको समझ में आ गया, कोण को T मानते हैं, प्रश्नावली 7.2 की बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। और घात में ज़्यादा से ज़्यादा टर्म को T मानते हैं, ये ट्रिक है, इसके अलावा आप दिमाग ना लगाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोण दिया गया है ना, इसको मानेंगे, ये नीचे वाला चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अपना नोट कर लेना। वैसे भी 7.2 हम कंप्लीट करवा ही चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रतिस्थापन विधि से आपको T मानना है, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से मानेंगे हम, किसको मानेंगे, कोण क्या है log x, इसको मान लेंगे। भाई आप कलन करो, log x का अपकलन क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है, और इस तरफ dx बराबर में dt, ये देखो चला गया। वैसे भी आपको पता है कि जब भी प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं तो 2 मान रखना पड़ते हैं, एक माना है और एक जो मैचिंग होती है ना। ठीक है, चलो भाई माना है हमने रख लिया, फिर इसके बाद में नीचे वाला ये मैच हो गया dt से। cos का बताओ भाई क्या होता है, समाकलन, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, साइन होता है cos का समाकलन। ठीक है, तो i बराबर आपको साइन और t का मान वापस रख देना है, प्लस ही उड़ गया इसका गर्दा। कहने का मतलब है प्रश्न 2 भी कंप्लीट हो गया पूरा। अब प्रश्न 3 हल करवाते हैं, जल्दी इतना नोट कर लो। अब आपको प्रश्न तीसरे का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है सदिश इतने के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमसे क्या मांगा गया है, इकाई सदिश। फार्मूला आपको याद होगा, n कैप बराबर होता है वेक्टर a अपॉन वेक्टर a का मापांक। इस फार्मूले का यूज करके आपको इकाई सदिश निकाल लेना है। तो यहाँ पे लिख लो तीसरे का, ठीक है। आपको यहाँ पर ये सदिश दिख रहा है ना, अगर नाम नहीं दिया गया है तब आपको वेक्टर a मान लेना है, या फिर वेक्टर b मान लेना है, या फिर वेक्टर c, जब सदिश का नाम ना दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, माना वेक्टर a बराबर, कैसे लिखना है, दिक् अनुपात से लिखना है, जल्दी लिख जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे देख लो 212 से सदिश लिख लेना है। ठीक है, अब ये फार्मूला लगा लो, इस फार्मूले में हमें मापांक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो इकाई सदिश n कैप बराबर होता है वेक्टर a अपॉन वेक्टर a का मापांक। चलो भाई आगे बढ़ाओ इसको, फार्मूला याद ना हो तो याद कर लेना है। आगे बढ़ाते हैं इसको,
12 से आपको सदिश लिखना है और रूट में मापांक निकाल लेना है। यहीं से देख लो, गुणांक 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस यहाँ पे के कैप का गुणांक कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो कितना मिला 212 से सदिश लिख लो ऊपर नीचे, 4 4 8 और 1 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 212 से ऊपर सदिश आपको लिख लेना है और नीचे 3। समझ में आ रहा होगा कि जब हमने गुणांकों का वर्ग करके और उनको जोड़ा तो 4 4 8 1 9, 9 का रूट 3 निकलेगा। जब आपको सदिश ज्ञात करना हो, चाहे इकाई सदिश ज्ञात करना हो, चाहे लंबवत सदिश ज्ञात करना हो, किसी का भी सदिश ज्ञात करना हो, तो आपको क्या करना, फुटकर पदों में आंतरशिष्ट छोड़ना है। कहने मतलब है आपको पहले पद में 3 लिखना है अलग से और दूसरे पद में 3 लिखना है अलग से और लास्ट वाले पद के नीचे 3 लिखना है अलग से, मतलब फुटकर पदों में आंतरशिष्ट छोड़ना है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए जब भी आपसे मांग दे सदिश। ठीक है, तो देख लो 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप, फिर कितना है प्लस का 2/3 के कैप। फुटकर पदों में आंतरशिष्ट छोड़ना है। समझ में आ गया ना? ठीक है, ये हो गया। अगला देख लो, यहाँ पर बताया गया है अवकल समीकरण dy/dx बराबर sin x अपान e की घात y, आगे लिखा है को हल कीजिए। तो अवकल समीकरण हल करने के लिए कितनी विधि हैं? 3 विधि हैं। तो 3 विधि में से एक विधि यूज होगी। ठीक है, पहले इसको हम रफ कर देते हैं फिर उसको लगवाते हैं। थोड़ा इसको रेविड फाइल ले लेते हैं। चलो आगे देख लो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर चेंज करेंगे। अवकल समीकरण लिख लो, अवकल समीकरण dy/dx बराबर sin x अपान e की घात y। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली विधि चेक करेंगे यहाँ पे कौन सी है, चरों को पृथक करने की विधि। चरों को पृथक करने की विधि, इस विधि में क्या होता है, फिर दूसरी विधि, फिर बाद में तीसरी विधि। पहली विधि चेक करेंगे यूज होगी या नहीं, फिर दूसरी क्या होती है हम लिख देते हैं, फिर बाद में चेक करवाते हैं। समघातीय अवकल समीकरण। तीसरी जो विधि है रैखिक अवकल समीकरण। तो पहली विधि में क्या होता है, चर को सेपरेट किया जाता है, मतलब dy को हम y वाला पद देते हैं और dx को x वाला पद देते हैं। अगर ऐसा हो जाता है, चर सेपरेट हो जाते हैं, तब आपको इस विधि का यूज़ करना है, चरों को पृथक करने की विधि। तो यहाँ पे देखो अंश में केवल x है और यहाँ पे देखो केवल y में है, तो इसको हम इसे दे देंगे क्रॉस इंटू करके, और ये sin x है, क्रॉस इंटू dx का हो जाएगा तो dx के पास पहुँच जाएगा sin x। तो चर सेपरेट हो जाएंगे तो ये विधि आपको यूज करनी है। तो आपको लिख देना है जब ये विधि यूज हो रही है तो दूसरी और तीसरी नहीं होगी, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिख दो चरों को पृथक करने की विधि। तो क्या करना है, क्रॉस इंटू करके लिखना है। ठीक है, ऐसे करके जब चर सेपरेट हो जाते हैं तो आपको पता है करना क्या पड़ता है। पहले इसको हम रफ कर देते हैं। आपको समाकलन करना है, कर लो दोनों पक्षों का। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब जानते हो क्या होता है? इस हिंदी का मतलब ये होता है बराबर के मेरी तरफ समाकलन का सिंबल देना है और बराबर के उस तरफ समाकलन का सिंबल देना है। समझ में आ गया होगा। चलो भाई, e की घात y का समाकलन e की घात y, जैसे e की घात x का समाकलन e की घात x होता है, यहाँ पे y के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो e की घात y ही आपको लिखना है। बराबर में देखो क्या होता है, sin x का समाकलन माइनस का cos x होता है। ठीक है, फार्मूला अगर याद है ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लेना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आंसर शीट आई है आप लोग बताओ, विशिष्ट हल में आई है कि व्यापक हल में आई है? तो व्यापक हल में निकली है,
इतना ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको समाकलन नियतांक सी दिख रहा है, बोलते हैं स्वयं स्वयं आंसर शीट में है तो बोलेंगे व्यापक हल, अगर स्वयं नहीं है आंसर शीट में तो बोलेंगे विशिष्ट हल। तो यहाँ पर हमको शर्त नहीं दे रखी है, जैसे x बराबर 1 या y बराबर 0, ऐसी करके शर्तें जब मिल जाती हैं तब हम क्या करते हैं, इसके आगे हल करते हैं, सी का मान निकालते हैं। लेकिन ये हल नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर फुटकर से आपको कहीं पर x और y के मान नहीं मिले हैं। तो इतना ही आपको रखना है। चलो इसको नोट कर लो। अब अगला प्रश्न देख लो, इसको हम रफ करवा देते हैं, खुद कर देते हैं भाई। रफ किससे करवाएंगे भाई, थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं हम, ये लो, ठीक है ना। ओके भाई। अब देखो अगला जो भी प्रश्न है प्रायिकता का है, पार्ट 13। तो बताया गया है एक पासे की दो फेंक में, एक पासे को 2 बार फेंकना है। कहता उसमें प्राप्त संख्याओं का योग 8 बताया है और आगे लिखा है कम से कम एक बार संख्या 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम आपको बता देते हैं किस रूल से इसको लगाना है। लगाना क्या है, सा प्रतिबंध प्रायिकता से लगाना है। सा एक रूल आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा है ना, सा प्रतिबंध प्रायिकता से वटे में प्रायिकता का मान निकाला जाता है, बटे में, जैसे ऐसे करके। तो नीचे वाली जो घटना होती है दिया है में आती है और ऊपर वाली जो घटना होती है निकालना है में आती है। तो यहाँ पर एक पासे को बताया गया है फेंको, यहाँ से प्रतिदर समष्टि बन जाएगा और एक घटना यही है। एक घटना क्या है, प्राप्त संख्याओं का योग 8, ठीक है। फिर बोला है कम से कम एक बार संख्या 3 आने की प्रायिकता, मतलब ये जो घटना है बाद वाली, ठीक है, ये निकालना है में आ जाएगी। मतलब ए बोलेंगे इस घटना को और बी बोलेंगे यहाँ से प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। और जो एक पासे की 2 फेंक है ना, यहाँ से प्रतिदर समष्टि निकल आएगा, ठीक है। आपने नंबर डाल लिया होगा, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं गा, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। यस बराबर एक पासे की 2 फेंक। चलो भैया, पहले पासे पर 1 से लेके 6 संख्या मिलेगी, दूसरे पासे पर भी 1 से लेके 6 संख्या मिलेगी, ठीक है ना। ये है पहली उछाल, ये क्या है, पहली उछाल। और ये जो बाद में ना, इसको बोलेंगे दूसरी उछाल। अब आपको क्या करना, गुणा करके युग्म बनाना है। देखो कैसे, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, ठीक है। ऐसे करके आपको युग्म बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 ने इसके साथ मतलब 6 के साथ 6 युग्म बना लिए। अब जो बचे हैं यहाँ पर देखो संख्याएं 2 से लेके 6 तक बची हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा काम 1 के साथ हुआ सेम टू सेम वैसा ही काम हम 2 के साथ करेंगे और जल्दी जल्दी लिखेंगे। अब आप लोग समझ गए हो, ठीक है। 2,4, 2,5 और 2,6 आप लोग समझ गए हो। 2 के साथ में 6 युग्म बन गए। अब 3 के साथ बनाएंगे, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। अब 4 ले लो, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। 5 ले लो भाई, यहाँ से 5 उठा लो और सबके साथ बना लो युग्म। 6 और उठा लो, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये मेरे प्यारे बच्चों कितने युग्म बन गए यहाँ पे,
अगर गिनो तो गिन लो, नहीं तो डायरेक्ट पता है, गिन के लिखो 36 या फिर जितनी बार बोल दे। भाई यहाँ पर पासा जितनी बार बोल दे उछालो, तो 6 की घात आपको करना है और हल करना है, मिल जाएगा टोटल। समझ में आ गया होगा। अब उसने क्या बोला है, 2 घटनाएं हैं, ये मिल जाएगी दिया है में, और बाद वाली घटना मिल जाएगी आपको ज्ञात, मतलब ज्ञात करना या ठीक है निकालना है, एक ही बात है भाई। चलो भाई इतना नोट करो। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक घटना हम ले लेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। एक घटना यहाँ पर ले लेते हैं, पहले हम लिखेंगे बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी लिख देते हैं। ज्ञात है, यहाँ पे क्या डाल देना है आपको, ज्ञात है। क्या ज्ञात है देख लो, प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। प्राप्त संख्याओं का योग 8 है, ये ज्ञात है। चलो भैया अब युग्म आपको बताना है, योग प्राप्त संख्याओं का योग 8। 8 कहाँ कहाँ से मिलेगा, 2 6, देखो यहाँ से देखो 2 6 मिल जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे 8 मिलेगा। ठीक है, 3 5, फिर आगे बढ़ो, 4 4, फिर आगे बढ़ो, 5 3, फिर आगे बढ़ो, 6 2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे लिख दें 6 2। ठीक है, थोड़ा हमें वैसे भी स्पेस की हमें ज़रूरत है, तो आप लोग यहाँ से नोट करना है। कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 और 8 बन जाएंगे, बताओ भाई। और कहीं से 8 मिलेगा, क्योंकि 2 6 को जोड़ा 8 मिला, 3 5 को जोड़ा 8 मिला, 4 4 को जोड़ा 8 मिला, और 5 3 को जोड़ा 8 मिला, 6 2 को जोड़ा 8 मिला। अब कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी बी बराबर गिन लो कितने यहाँ पे युग्म हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है निकालना है। अब मेरे प्यारे बच्चों निकालना है, क्या निकालना है, उसको घटना को ए ले लो। यहाँ पे देखो कम से कम एक बार, यही लिख लो, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार संख्या 3 आने की घटना। ठीक है ना। अब उतना नोट करो, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत है ना। ठीक है, ए बराबर यहाँ पे लिख लो। यहाँ पर क्या बताया गया है, कम से कम, इसका बाद में यूज करेंगे। यहाँ पे देख लो, एक बार संख्या 3 आने की घटना। इसका मतलब ये पहली उछाल पर आपको 3 उठाना है। ऐसे युग्म आपको प्रति दर समष्टि से मिलेंगे, आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद दूसरी उछाल पर आपको 3 देखना है। ऐसे युग्म प्रति दर समष्टि से मिलेंगे, आपको ए में लिख लेना है। फिर उसके बाद इसका यूज करेंगे कम से कम। कम से कम का मतलब ये दोनों उछालों पर 3 मिलेगा, उस युग्म को लिख लेंगे। तो देख लो यहाँ पर पहली उछाल पर आपको दिख रहा है यहाँ पे 3, देखो जो आगे लिखा है ना 3, इसका मतलब है पहली उछाल पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहली उछाल पर आपको ये युग्म दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे लिख लेना है 3,1, फिर 3,2, फिर उसके बाद 3,4 आपको लिख लेना है, फिर 3,5 लिख लेना है, फिर 3,6 लिख लेना है। इसके बाद में आपको दूसरी उछाल पर 3 देखना है। देखो यहाँ पे दूसरी उछाल पर आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, दूसरी उछाल पर 3, यहाँ पर भी दिख रहा है, बाद में 3 दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि दूसरी उछाल पर 3। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर देख लो दूसरी उछाल पर 3 मिल रहा है, यहाँ पर देख लो। इन युग्म को आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पर 1,3 लिख लो, फिर इसके बाद 2,3 लिख लो, फिर उसके बाद 4,3 लिख लो, फिर इसके बाद में
5,3 लिख लो, ठीक है ना। फिर ये देख लो 6,3। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे कम से कम लिखा है, अब इसका यूज करेंगे। इसका मतलब है दोनों उछालों पर 3 आपको देखना है, युग मिलेगा आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पर आपको एक ही दिख रहा है, दोनों उछालों पर 3, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 3,3, ठीक है ना। अब आपको युग्म गिन लेना है, कितने युग्म है टोटल, देखो यहाँ पे, यानी ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ठीक है ना। चलो इतना नोट करो। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से रैपिड फायर ले लेते हैं थोड़ा सा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, देखो P A/B ज्ञात करना है। यहाँ पे जो नीचे है ना B घटना, यहाँ पर देख लो क्या बताया गया, यहाँ पे ज्ञात है, ठीक है। और ऊपर जो घटना है A, उसका मतलब है निकालना है, ठीक है। इसका मान आपको चाहिए, साप्रतिबंध प्रायिकता से मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लो साप्रतिबंध प्रायिकता से, फार्मूला याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। PA/B बराबर होता है PA इंटरसेक्शन B/PB, ठीक है ना। अब इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग नोट कर लो। यहाँ पर प्रायिकताओं में आपको दिख रहा है, अंश में भी हर में भी आपको नंबर में चेंज करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे NB बराबर 5 प्राप्त किया और NA बराबर 11 प्राप्त किया, ठीक है। तो नंबर में हम चेंज करेंगे NA इंटरसेक्शन B/NS, ठीक है। अपान में देखो NB/NS, ये हमने चेंज कर लिया नंबर में। कहां से चेंज किया, ये फार्मूला होता है P बराबर क्या होता है NE/NS, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर जो घटना होती है वही यहाँ पर लिखी जाती है। अब देखो मेरे पास जो घटना है A इंटरसेक्शन B, तो ऊपर लिखा, नीचे NS यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम रहेगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, NS का मान रखने के बाद आपको काट लेना है, या फिर पहले ही काट लो, NS से NS कट जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों वहां से लिखेंगे या फिर ये प्रश्न को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत है। यहां से लिखना है आपको, तो PA/B बराबर NA इंटरसेक्शन B/NB, ठीक है ना। आपको NB का मान पता है, A इंटरसेक्शन B का नहीं पता, तो यहाँ पर गामा करके A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। कैसे, देखो हम आपको बताते हैं। ये B है और ये A है, ठीक है ना। युग्म देखना है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो मेरे प्यारे बच्चों 3,5 और 5,3 ये दो युग्म मिलेंगे कॉमन। देख लो 3,5 यहाँ पर है, वहां पर है, 5,3 और 5,3 यहाँ पर भी है, वहां पर भी है। जो युग्म कॉमन दिख रहे हैं उन्हीं को आपको लिखना है। तो NA इंटरसेक्शन B काउंट करेंगे 1 2 मिलेगा, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों मान रखना है, तो देख लो यहाँ पे NA इंटरसेक्शन B का मान 2 है और NB का मान वहां से देख लो 5। ये आंसर शीट आई है, ये आंसर शीट किसमें लाई करेगी, इसमें लाई करेगी, ठीक है। प्रायिकता का कोई सा प्रश्न हो, आंसर शीट जब भी निकलेगी तो इसमें ही लाई करेगी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, नोट करो। अब इसको हम लगवाते हैं, यहाँ से हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको, ठीक है। आप लोग नोट करते रहा करो, रफ करने में थोड़ा सा टाइम चला जाएगा आपका, ठीक है। चलो भाई अब देख लो, अगला जो प्रश्न है आपको पढ़ लेना है, किस पार्ट से लिया गया है आपको देखना है, ठीक है, बता देंगे। पहले यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं, ये नंबर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि E और F दो स्वतंत्र घटनाएं हैं और P बराबर 0.35, मतलब घटना E की प्रायिकता दे रखी है और यहाँ पर E यूनियन F, मतलब घटना E यूनियन F की प्रायिकता दे रखी है 0.60, तो PF ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न पार्ट 13 से लिया गया है, प्रायिकता से, ठीक है। सबसे पहले आपको लिख लेना है, यदि है यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, दिया है। E और F दो स्वतंत्र घटना है, ये आपको दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लो दिया है, ठीक है ना। ओके,
तो ई वाई एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, फार्मूला तो याद होगा ना, ई वाई एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, दैट इज फार्मूला होता है पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई इंटू पी एफ, ये फार्मूला होता है। इसे समीकरण एक डालो, इसका यूज होगा। फिर उसके बाद घटना ई की प्रायिकता कितनी दे रखी है 0.35, फिर हमको घटना ई यूनियन एफ बताया गया है 0.60, निकालना क्या है पी एफ निकालना है, ठीक है। आपको एक फार्मूला यूज करना है योगफल की प्रायिकता से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं योगफल की प्रायिकता से, ये फार्मूला आपको याद होगा। पीई यूनियन एफ बराबर होता है पीई प्लस का पी एफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ। अगर ये फार्मूला याद ना हो तो याद कर लेना, इसका नाम है योगफल की प्रायिकता से। अब आपको समीकरण एक का यूज करना है, यहाँ पर पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर है पी इंटू पी एफ, ठीक है। फिर उसके बाद हम मान रखेंगे, तो इसे ऐसे ही लिख लो, ई यूनियन एफ बराबर पीई प्लस का पी एफ माइनस पीई इंटू में पी एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पीई यूनियन एफ का मान यहां से देख लो 0.60, पीई का मान देख लो कितना है 0.35, पीएफ का मान हमको निकालना है, पीई का मान है 0.35 और पीएफ का मान हमको निकालना है, ठीक है ना। अब देखो इसको इस तरफ भेजेंगे, तो यहां से देख लो 0.60 में माइनस करना है 0.35 बराबर, यहां से आपको कॉमन ले लेना है, क्या मिलेगा हमको, मिल जाएगा पीएफ कॉमन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से कितना मिलेगा 1 और यहां से कितना मिलेगा 0.35, तो 0.35, ठीक है। इतना आपको नोट कर लेना है, जल्दी नोट कर लो इतना। आगे बढ़ते हैं, 10 में से 5 जाएगा 5 मिलेगा, यहां से 1 हासिल ले लिया ना, क्या बचेगा 5 बचेगा, 5 में 3 जाएगा 2 मिलेगा, 0.25 बराबर, यहां से देखो घटाओगे तो आपको एक जैसा पद बना लेना है। तो हमने क्या किया, एक के बाद में 2 जीरो लिखे लेकिन दशमलव लेके, ठीक है, अंतर नहीं पड़ेगा, 1 ही बोलेंगे, ठीक है। 0.25 इक्वल, अब माइनस कर लो, 10 में से 5 जाएगा 5 मिला, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 मिलेगा, और 0 पीएफ, तो पीएफ बराबर 0.25 अपॉन 0.65, दशमलव से आपको दशमलव हटा लेना है, तो देखो कितना मिलेगा, पीएफ बराबर 25/65, 5 से काट लो, 5 25, ठीक है ना, और यहाँ से 5 एकन 5 1 बचेगा, 5 3 15, तो आंसर शीट निकली है 5/13। ये आंसर शीट किस में बिलोंग करेगी, इसमें करेगी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4 को हल करवाएंगे, जल्दी नोट करो इसे। अब आपको प्रश्न चौथे का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है निम्नलिखित लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या का लेखा चित्र खींचिए एवं साध्य क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पाठ 12 रैखिक प्रोग्रामिंग से लिया गया है। इस प्रश्न में केवल और केवल डायग्राम मांगा गया है, ना तो आपको ज्ञात करना है न्यूनतम जेड का मान, ना ही अधिकतम जेड का मान। तो लिख लो, यहाँ पे बनवाते हैं डायग्राम चौथे का हल। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, प्रतिबंध। मेरे प्यारे बच्चों, इसको 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 और इसको क्या बोलते हैं, अस्मिकाएं भी बोलते हैं, व्यवरोध भी बोलते हैं, अवरोध भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा, प्रतिबंध, प्रतिबंध भी बोलते हैं। जो लिखा है वही लिख लो यहाँ पे, प्रतिबंध। पहला यहाँ पे बताया गया है x + y <= 5, दूसरा बताया गया है x + 2y <= 8, तीसरा बताया गया x > 0, चौथा बताया गया y > 0। ठीक है, अब आपको पता है
इसके बाद क्या लिखते हैं, आपको प्रश्न से डेटा लिख लेना है। उसके बाद आपको पता है असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, इतनी जानकारी आपको पहले से है। तो यहां पे लिख देते हैं असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो यहां पर समीकरण दिख रहा है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, हटा देना है, बराबर आपको यूज करना है, क्योंकि समीकरण का मतलब यही होता है कि बराबर। ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल आपको हटा देना है, x प्लस का y बराबर 5 लिखना है। अब इसके बाद आपको अंताखंड बनाना है, x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1, इसको बोलते हैं अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण। हमको क्या चाहिए, बराबर में 1 चाहिए, तो 5 जो है नीचे हम ले आएंगे, तो बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 1। तो x प्लस का y के बटे 5 बराबर 1। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, x के नीचे 5 लिखना है, y के नीचे 5 लिखना है, और बीच में क्या लाना है, प्लस। ठीक है, तो x के बटे 5 प्लस का y के बटे 5 बराबर 1। ये पहला अंताखंड मेरे प्यारे बच्चों बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रतिबंध दूसरा, x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8, यहाँ से भी आपको यही बनाना है अंताखंड। तो x प्लस का 2y इक्वल 8 बराबर क्या चाहिए, 1 चाहिए, 8 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, बराबर 1 मिल गया। अब हमको क्या करना है, बीच में प्लस लाना है। ठीक है, तो x के बटे 8 लिख देना है और 2y के बटे 8 लिख देना है, कहने मतलब है लघुत्तम आपको वापस देना है। तो x के बटे 8 प्लस का 2y के बटे 8 बराबर है, काट लो। तो x के बटे 8 प्लस का y के बटे कितना मिल गया, 4 बराबर 1। इसे समीकरण नंबर 2 डाल दो। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 0। ठीक है, और समीकरण नंबर कितना डाल देना है, 3, और y बराबर 0 लिख देना, समीकरण नंबर 4 डाल देना है। समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, हम प्रश्न को रफ कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। प्रश्न को क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, फिर बताते हैं आपको। जैसे हमने क्या बोला था, समीकरण के रूप में आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे ग्रेटर हटा देना है, तो x बराबर 0 आ जाएगा ना। ठीक है, नंबर अब तो 3 डाल दो, यहाँ पे ग्रेटर हटा देना है, y बराबर 0 नंबर 4 डाल दो। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब आपको डायग्राम बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अंताखंड लिख देते हैं, क्योंकि इस तरफ क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो पहला अंताखंड क्या है, x के बटे 5 और प्लस y के बटे 5 बराबर 1 है, 1 नंबर। फिर इसके बाद में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो दूसरा अंताखंड है ना, x के बटे 8 प्लस का y के बटे 4 बराबर 1 नंबर 2। x के बटे 8 प्लस y के बटे 4 बराबर 1। अब इस तरफ हम रफ करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। थोड़ा हम रेविड फाइल ले लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लो इतना तब तक। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, पहले इसको हम रफ हो गया। अब आपको स्केल निकाल लेना है, डायग्राम बना लेना है। ठीक है, तो ये है मेरी स्केल। पहले हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, फिर उसके बाद में क्षैतिज रेखा खींचेंगे। खींच लो जल्दी जल्दी। ठीक है, आपको यहाँ पे लिख लेना है x अक्ष, और यहाँ पर लिख लेना है y अक्ष, इसका अपोजिट यहाँ पे y डैश, यहाँ पर x डैश। अब आपको अंतराल लेना है, अपने पास से अंतराल नहीं लेते हैं, अंताखंड से लिए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले x के नीचे देखना है अधिकतम कितना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, अधिकतम 8 है, तो धनात्मक x अक्ष पे आपको 8 लाइनें कर लेना है। देखो ऋणात्मक तो मिला नहीं, जो ऋणात्मक x अक्ष पे आपको लाइनें करना है। यहाँ पर भी धनात्मक है, यहाँ पर भी धनात्मक है। ठीक है, आपको 1 2 3 4 5 करके अंतराल लेना है। ठीक है, तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर दूरी पे लेना है। ठीक है, अब y के नीचे देख लो अधिकतम कितना है, 5 है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो y अक्ष पे धनात्मक y अक्ष पे 5 लाइनें कर लेना है। इतनी ही दूरी पर आपको यहाँ पे लेना है। x अक्ष पे आपको दिख रहा है अंतराल। ठीक है, इतनी दूरी पर y अक्ष पे हम लेंगे।
तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको अंताखंड खींच लेना है। तो पहला देखो x के नीचे 5, y के नीचे 5, तो x के नीचे 5 है तो धनात्मक x अक्ष पे 5 लाइनें आपको गिन लेना है। 1 2 3 4 5, तो 5 कामा 0 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और 1 2 3 4 5, 0 कहाँ 5 यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि y के नीचे 5 है ना। ठीक है, क्योंकि y अक्ष पे x का मान 0 होता है तो 0 कामा 5 लिखना है, x अक्ष पे y का मान 0 होता है तो 5 कामा 0 लिखना है। अब दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, आपको पता है, तो यहाँ पर हम खींच लेते हैं दो बिंदुओं से एक रेखा। नंबर 1 डाल दो, इसे नंबरिंग जरूर करते रहना है क्योंकि हमें तीर भी लगाना है। ठीक है, अब देखो दूसरा अंतखंड x के नीचे 8 है तो यहाँ पे मिल जाएगा 8 कामा 0। x के नीचे 8 है तो धनात्मक x अक्ष पे 8 कामा 0। y के नीचे 4 है तो यहाँ पे मिल जाएगा धनात्मक y अक्ष पे 0 कामा 4। दो बिंदुओं से एक रेखा आपको खींचना है। ठीक है, दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, आपने खींच ली। नंबर 2, अब ये x बराबर 0 जो है कहाँ पे मिलेगा, y अक्ष पे आपको मिल जाएगा, तो नंबर 3 यहाँ पे डाल दो। y बराबर 0 कहाँ पे मिल जाएगा, x अक्ष पे मिल जाएगा, तो इसे नंबर 4 डाल दो। अब मेरे प्यारे बच्चों आपने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग के बाद में आपको लेस देन इक्वल देखना है और ग्रेटर देन इक्वल देखना है इन दो में। कहने मतलब है ये जो अंताखंड बना है किससे बना है, तो हम आपको बताते हैं, देख लो, आपको समझना है क्योंकि पिछली कई क्लास में हम आपको समझा भी चुके हैं। मतलब ये जो अंताखंड बना था x प्लस का y लेस देन इक्वल 5, ये जो अंताखंड बना था x प्लस का 2y लेस देन इक्वल 8। ठीक है ना, और ये तो पता ही है x ग्रेटर देन इक्वल 0 से लिखा था, ये y ग्रेटर देन इक्वल 0 से लिखा था। बस इतना काम और करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेस देन इक्वल, मतलब ट्रिक उसी के लिए है जिस अस्मिका से अंतखंड बनता है, उसी के लिए ट्रिक है। ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाना है, लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर 1 है, यहाँ पे लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाना है। कहने मतलब है मूल बिंदु की तरफ आपको तीर की दिशा देना है। तो देख लो ऐसे करके तीर लगाना है। तीर चाहे छोटे छोटे लगा लो चाहे बड़े बड़े लगा लो, ये तीर ऐसे करके लगाना है। ठीक है, तो इस तरफ से लगा देते हैं, आपको साफ साफ दिखेगा। ठीक है, दूसरा अंताखंड इससे बना था, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाना है। दूसरी नंबर यही तो है। चलो भाई ये तीर हमने लगा लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको देखना है, x बराबर 0 जो है यहाँ से लिखा था, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए और इसके लिए ट्रिक नहीं है, केवल और केवल उसी के लिए ट्रिक है जिसका अंताखंड बनता है। ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगता है और लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगता है, लेकिन इसके लिए ट्रिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे अंताखंड नहीं बना। तो आपको समझना है कि किस तरफ हम इसके तीर रखेंगे। x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है। देख लो यहाँ पे x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, किस तरफ लेना है, धनात्मक x अक्ष की तरफ। ठीक है, तो नंबर 3 है, तो तीर आपको ऐसे करके लगाना है, दिशा देनी है किस तरफ हमें मान अधिक मिलेगा। अब y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, कहने मतलब है इसके तीर कैसे लगाना है, y का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, तो ऊपर ही आप जाओगे धनात्मक y अक्ष की तरफ। तो यही तो नंबर 4 है, तो नंबर 4 के ये तीर लग गए। अब जहाँ पे सारे के सारे तीर आपस में देखने लगे, मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पे तीर आपस में देखने लगे वहीं पे छायांकित होगा, तो यहीं पे छायांकित होगा, ये दिख रहा है। और दूसरा तरीका बहुत बढ़िया है, आपके पास 2-3 पटरी होना चाहिए, ऐसे करके रख लेना है। इसने क्या बोला, नंबर 3 ने क्या बोला, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा। तीर देखो इसने क्या बोल दिया, नंबर 4 ने नीचे नहीं होगा ऊपर होगा, और इसने क्या बोल दिया, इसने मेरे पीछे नहीं होगा आगे होगा। लेकिन ये देखो यहाँ से कट हो गया ना, इसने क्या बोल दिया, तभी तो कह रहे ऐसे करके रख लो आपके पास पटरी हो। तो इसने बोला पीछे नहीं होगा आगे होगा, तो यही तो छायांकित होगा ये। अब छायांकित भी 2 होते हैं, बताओ भाई 2 प्रकार के होते हैं छायांकित। अब आपसे पूछेंगे ये किस प्रकार का छायांकित है, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है
कि आप परिबद्ध है। भाई अगर आपको दिख रहा है रेखाओं के बीच में ये घिरा हुआ है तो बाउंडेड बोलते हैं, परिबद्ध बोलते हैं। ठीक है, अब आपको यहां पे लिख लेना है ये सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, क्योंकि घिरा हुआ है तो परिबद्ध बोलते हैं, अगर ये घिरा हुआ नहीं है तो अपरिबद्ध बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बाउंडेड। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया क्योंकि यहां पर केवल छायांकित पूछा गया था, मान नहीं पूछा गया था। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लो जितना बताया है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रैपिड फाइल ले लेते हैं इसको। ये लो, ठीक है ना। अगला देख लो, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है ये रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है, 2018 का दूसरा सेट है और प्रश्न है दूसरे का गा, तो इसको कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है ये भी रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है, 2019 का पहला सेट और सेट कोड है 324 EI, प्रश्न बताया पहले का घा, तो इसको भी आप लोग कर लेना। ठीक है, ये लास्ट वाला देख लो, समाकलन बताया है, तो यहाँ पर हम घा कर लेते हैं। ठीक है, आई के बराबर लिख लो, फिर बताते हैं कैसे आपको समाकलन करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x²-1 dx। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो एक आपको रूल सीखना है कि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का, लेकिन फार्मूले के रिलेटिव अगर फलन है तब होता है हर का समाकलन, वैसे तो अंश का ही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको देख लेना है, हर में ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, (x²-1), बताओ कोई फार्मूला है इसका समाकलन हो जाए, है फार्मूला (x² - a²), 7.4 में फार्मूला लिखाया था, (x² - a² बराबर क्या होता है, 1/2a log mod x - a/x + a और प्लस का c, यही फार्मूला है। लेकिन यहां पर आपको क्या दिख रहा है, अचर दिख रहा है सर, अचर है तभी ये फार्मूला लगेगा, लेकिन मेरे पास क्या है, चर है (x² + 1). तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे कैसे हटाओगे, समाकलन में एक और रूल है कि अगर अंश की घातें बराबर हैं, अगर अंश की घातें बराबर हैं या बड़ी हैं हर से, तो भाग देना है, ये भी रूल है। तो अंश की घात अधिकतम x मिली है और हर में जब अधिकतम घात देखी x की तो 2 मिली है, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, बराबर घात है तो भाग लगेगा, बड़ी घात है या बराबर है तो आपको भाग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भाग लगेगा, पहले भाग लगा लो, (x² - 1) का हम भाग लगाएंगे, किस में लगाएंगे, (x² + 1) में, तो बराबर है घात, तो एक बार आपको देना है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस प्लस ये कट गया, कितना आया, 2, तो 1 नंबर इसे डालो और 2 नंबर इसे डालो, 3 नंबर इसे डालो, तो कैसे लिखते हैं, 1 नंबर फिर प्लस माइनस 2 नंबर बटे 3 नंबर, शेषफल अगर प्लस का है तो यहाँ पे प्लस यूज करना है, शेषफल माइनस का है तो माइनस यूज करना है, तो शेषफल प्लस का है तो यहाँ पर ये प्लस यूज होगा, तो आई बराबर 1 नंबर लिखना है ये, फिर शेषफल प्लस का है। ठीक है, फिर 2/3, 2 ये मिला और 3 ये मिला, ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है, अब 2 पद हैं, दोनों का अलग अलग समाकलन करो, इसका अलग, इसमें 2 आगे कर लो, 1/(x² - 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फार्मूला लिखा था ना, वही यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला भी हम लिख देते हैं, दोबारा लिखते हैं, (x² - a² होता है 1/2a log मोड में x - a/x प्लस का a प्लस का c, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अचर पद का x हो ही जाएगा, आई बराबर लिख लो यहाँ पे, तो अचर पद का क्या हो जाएगा, समाकलन x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 × यहाँ पे फार्मूला
लग जाएगा। तो ए का मान कितना मिला? 1 मिला। ठीक है, log mod x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस का 1 और प्लस का c। तो i बराबर यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो x प्लस का log mod x माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस का 1 प्लस का c। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न हल करवाएंगे, तब तक इतना आप लोग नोट कर लो। अब आपको प्रश्न 5वें का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करवाएंगे कोटि एवं घात, पहले यहाँ पे लिख लो प्रश्न 5वें का हल। मेरे प्यारे बच्चों, जिस अवकल समीकरण की आपको कोटि एवं घात ज्ञात करनी है, पहले आपको उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर बताया गया है ये है अवकल समीकरण। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। अवकल समीकरण d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर में y प्लस dy अपॉन dx की होल घात 2। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोटि एवं घात ज्ञात करनी है। तो इस अवकल समीकरण से आप कोटि तो बता सकते हो, लेकिन घात नहीं बता सकते हो। अब आप लोग घात क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि ये अवकल समीकरण बहुपद समीकरण नहीं है। अब बहुपद समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है। जब हम इसकी होल घात लिखेंगे y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, होल घात लिखेंगे 1/4। और बहुपद समीकरण का ये मतलब होता है कि घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो इसकी होल घात 1/4 मिली, तो 1/4 क्या है? भिन्नात्मक है। तो ये अवकल समीकरण बहुपद समीकरण नहीं है। पहले आपको क्या करना है? इस अवकल समीकरण को बहुपद समीकरण में चेंज करना है, उसके बाद ही आप घात बता सकते हो। कोटि तो अभी भी आप बता सकते हो, लेकिन घात नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? इस अवकल समीकरण को बहुपद समीकरण में चेंज करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर में y प्लस dy अपॉन dx की होल घात 2, फिर पूरे की 1/4। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1/4 दिख रहा है, किसको देंगे? इसको देंगे, तो घात का व्युत्क्रम हो जाता है। मतलब जब 1/4 इसको देंगे तो होल घात 4 मिलेगी। इसको क्या मिलेगी? होल घात 4 मिलेगी। ठीक है, तो देख लो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल घात 2। अब इसको इस तरफ लाएंगे। ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर होल घात 4 माइनस, पहले इसको लिख लो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस का y बराबर 0। इन दो पदों को बराबर के मेरी तरफ लाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही धनात्मक हैं। अब ये अवकल समीकरण जो है बहुपद समीकरण है। तो यहाँ पे लिख लो यह है अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण है। ठीक है, अब आपको बता देनी है कोटि एवं घात। ठीक है, थोड़ा सा रफ करेंगे। यहां पे देख लो कोटि बराबर और घात बराबर। चलो भाई, कोटि बताने के लिए आपको हर एक पद में अवकल संकारक देखना है। अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? यहाँ पर 1 बार हुआ है, यहाँ पर 2 बार हुआ है। तो अधिकतम अवकलन जितनी बार हो उसी को बोलते हैं कोटि। तो यहाँ पर d2y अपॉन dx स्क्वायर है, अधिकतम अवकलन 2 बार हुआ है, कोटि 2। अब घात की बात करेंगे। घात डिपेंड रहती है, ये घात डिपेंड रहती है कोटि पर। जिस अवकल संकारक की आपने कोटि बताई है उसी की आपको घात बताना है। तो इसकी आपने कोटि बताई है, इसी की होल घात बता देना है। कितनी है? 4। तो यहाँ पर क्या लिख दें? 4। कंप्लीट हो गया। चलो भाई, अब रफ कर देते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं। अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। अगला प्रश्न देख लो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं। यहाँ पे नंबर हमने चेंज कर लिया। यहाँ पर क्या बताया गया है? सदिशों। तो पहला सदिश और दूसरा सदिश, आगे लिखा है कि लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, लंबवत इकाई सदिश मांगा गया है।
फार्मूला याद होगा, लंबवत इकाई सदिश का n कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। यहाँ पर लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है। अगर केवल और केवल इकाई सदिश ज्ञात करना होता है तो फार्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मापांक। फार्मूला एक ये है, एक ये है, नाम सेम है। इसका नाम है लंबवत इकाई सदिश और इसका नाम है इकाई सदिश। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक सदिश दिया होता तो आपको फार्मूला ये लगाना था। कहने मतलब है जो भी अंश में सदिश है उसका मापांक निकाला जाता है। यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का सदिश निकलेगा, उसी का मापांक निकालना है नीचे। याद करने की बेहतरीन ट्रिक है ये। अगर ये याद है, ये याद हो जाएगा। कैसे? जो भी ऊपर है सदिश उसका मापांक निकाला जाता है। यहां पर जब इसका मान निकालोगे सदिश ही निकलेगा भैया, सदिश का ही मापांक निकाला जाता है। तो यहां पर भी बोलते हैं n कैप। समझ में आ गया? और ये प्रश्न किस पाठ से लिया गया? पाठ 10 से लिया गया, सदिश बीजगणित। और ये का जो है प्रश्न किस पाठ से लिया गया? पाठ 9 से, अवकल समीकरण से। ठीक है, इतनी जानकारी हमने आपको दे दी है। अब उड़ेगा इसका गर्दा। ठीक है, सबसे पहले आपको मान लेना है सदिश। मेरे प्यारे बच्चों, अगर सदिश का नाम ना दिया जाए तो आपको मान लेना है। ठीक है, देखो भाई, सदिश कैसे लिखना है? दिक् अनुपात से लिखना है। जल्दी लिख जाता है, कम समय में। तो ये लिखना है 321 से, आपको लिखना है 321 से। ठीक है, अब दूसरा सदिश लिखना है दिक् अनुपात से, 124 से लिखना है। ठीक है, अब हमें फार्मूला तो याद ही है लंबवत इकाई सदिश का, यही होता है भाई। अब इसका क्या करेंगे? मान निकालेंगे पहले। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी टेबल बना लो, आई कैप, जे कैप और के कैप। वेक्टर ए के दिक् अनुपात 321, वेक्टर बी के दिक् अनुपात 124। अब प्रसार करेंगे, किसके सापेक्ष प्रसार करोगे? जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में आई कैप, जे कैप, के कैप दिख जाए उसी के सापेक्ष प्रसार करना है। तो पहली पंक्ति में आपको आई कैप, जे कैप, के कैप दिख रहा है तो इसी के सापेक्ष प्रसार करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। तो अगर चिन्ह ना याद हो मेरे प्यारे बच्चों तो चिन्ह याद कर लेना। कोई भी चिन्ह एक जैसा पास पास नहीं मिलेगा। यहाँ से प्लस उठाना है, यहाँ पे लिखना है, और आई कैप उठाना है। तो प्लस लिखेंगे नहीं, ठीक है। आई कैप की पंक्ति स्तंभ छुपा लो, 4 दूनी 8 माइनस 2 मिलेगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ से उठा लो, जे कैप यहाँ से उठा लो। ठीक है, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा लो, 4 तीयों 12 माइनस इसका, इसमें गुणा करोगे -1 निकलेगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से प्लस उठा लो, के कैप यहाँ से उठा लो। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ छुपा लो, 2 तियां 6 माइनस 1 का 2 में गुणा करोगे 2 मिलेगा। तो 8 2 10 आई कैप मिलेगा। यहाँ से कितना मिलेगा? 12 और 1 13 जे कैप। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस का 4 के कैप मिलेगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान हमें पता चल गया। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे, इसको नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको लिख लेना है लंबवत इकाई सदिश क्या होता है? n कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। सदिश लिख लो 10 आई कैप माइनस का 13 जे कैप प्लस का 4 के कैप। वटे में मापांक निकालना है। 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? रूट में हल करना है, इसको ऐसे ही लिखो जब तक रूट हल ना हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 100 और 100 200 हो गया। ठीक है, इसे जोड़ो, इसे जोड़ो। 6 9 भाई 6 9 15 की 5, 1 हासिल मिल गया। ठीक है, 6 और 1 7, 1 8। फिर
2, ठीक है ना। अरे भाई 0 जो है जुड़ के इतना आ गया, ठीक है। अब इसे रूट से बाहर निकालो, तो कैसे निकालोगे हम आपको बताते हैं। 285 है, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 से कटेगा नहीं, 5 से काट लो या 3 से काट लो, 3 नेम 27, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 नेम 45, 19 एकम 19। तो जोड़ा नहीं बना यहाँ पे, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन आपको सदिश ज्ञात करना हो, किसी का सदिश हो, तो फुटकर पदों में आंसर शीट छोड़ना है। तो 10/285 ऐसे करके लघुत्तम वापस दे के लिखना है। 4/285 के कैप फुटकर पदों में आंसर शीट छोड़ना है। तो ये एन कैप आ गया, नोट कर लो। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। चलो भाई, ये तो हो गया, ये भी हो गया, इसको देख लो गा। यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर बताया गया है अनिश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले लिख लो I बराबर 1/1 प्लस का 3 cos स्क्वायर AX। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको फलन दिख रहा है, दिख रहा है, इसका समाकलन करना है। तो ये प्रकार में आता है, ये जो प्रश्न है प्रकार में आता है। जैसे आपको मिल जाए a प्लस माइनस वी साइन स्क्वायर एक्स, मतलब a और b किस में बिलोंग करेंगे, I प्लस में, मतलब प्लस यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने पास से ले लिया, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है, दोनों के लिए। तो देख लो a प्लस माइनस वी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, और dx यहाँ पे कर लो 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस वी कॉस स्क्वायर एक्स और dx। तो इसको आप ध्यान रखना, 3 है ये, और घात में है, घात 2 में देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो। तो अगर घात में मिल जाए तब आपको क्या करना है, अंश बाहर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देना है। पहला पॉइंट याद रखना, याद रखना, क्योंकि प्रकार वाले जो प्रश्न होते हैं तो जो भी लाइन हम लिखेंगे उसको ध्यान रखना है, ठीक है। अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर आपको कहीं दिख जाए प्रश्न इसके प्रकार का, तो पहली लाइन आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो I बराबर 1/cos स्क्वायर एक्स, अंश में भाग लगाओ और हर में भाग लगाओ, ठीक है। ये लग रहा है भाग, इतना आप लोग नोट कर लो, हम इसको रफ करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे dx, भाग लगाने के बाद थोड़ा सा सरल करेंगे, कहने मतलब है ऐसे करके, ठीक है। इसको सरलतम करेंगे, ये इसको करेंगे लघुत्तम, वापस करेंगे, लघुत्तम क्या करेंगे, वापस करेंगे, ये कट गया पूरा पूरा, ठीक है। तो I बराबर सरल कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 3 और dx। मेरे प्यारे बच्चों, सरल करने पर इतना आया, हम पहले ही आपको बताते हैं। आपने इतना ध्यान किया अंश बाहर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, भाग देने के बाद एक बात याद रखना, अंश में सेक स्क्वायर बनाना है, ठीक है, और हर में टेन स्क्वायर बनाना है, ये और ध्यान रखना है। मतलब भाग लगाने के बाद अंश में सेक स्क्वायर बन जाए और हर में टेन स्क्वायर बन जाए, तब हम क्या करते हैं, 10x को t मानते हैं, 10x को t मानते हैं, तो अंश वाला चला जाएगा ना, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, तो ये अंश वाला चला जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना है। मतलब अंश व हर में कॉस स्क्वायर से भाग देने पर इसके अलावा ये जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे सेक स्क्वायर है, 10 बनाना है, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, 10 स्क्वायर बनाएंगे हर में। तो I बराबर
अंश में सेक स्क्वायर एक्स ही आपको रखना है, क्योंकि हमने आपको बताया 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। हमने यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रख दिया है। ये होता है फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। चलो भाई सरल करेंगे। अंश में मिला सेक स्क्वायर एक्स, नीचे 3 और 1 4 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो सेक स्क्वायर ऊपर आ गया, हर में टेन स्क्वायर बन गया। क्या बताया था? प्रतिस्थापन विधि से आपको मानना है, प्रतिस्थापन विधि से क्या मानेंगे? टेन एक्स को टी मानेंगे, ऊपर वाला मैच हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माना टेन एक्स बराबर टी, अवकलन करेंगे क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये मैच हो गया मेरे प्यारे बच्चों। प्रतिस्थापन विधि का जब यूज करते हैं तो दो मान रखना पड़ते हैं, एक माना है और जो मैचिंग हुई है, ठीक है। रखेंगे 1/, ये 4 है, 2 का स्क्वायर लिख लो क्योंकि फार्मूला बन जाएगा, और इसके स्थान पे dt। तो फार्मूला कौन सा बनेगा? यहाँ पे देख लो, dx/a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर होता है 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस का c। ये फार्मूला यहाँ पे बना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं इसको भी। चलो भाई, तो I बराबर 1/a, घात हटा के यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर भी घात हटा के लिखो, टेन इनवर्स x/a, यहाँ पर क्या है? t, घात हटा के लिखना है, यहाँ पर घात हटा के t/2 प्लस का c। अब t का मान वापस रखो मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न जो है चर x में है, तो आंसर शीट भी चर x में आनी चाहिए, ठीक है। तो हम मान रख लेंगे जिसको माना है ना t, 10 को माना था। ये आंसर शीट आगे नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगले प्रश्न की ये बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। अब आप लोग अगला प्रश्न देख लो, यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं, ये घा हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है? फलन इतने का, फलन इतने के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अवकलन ही आपको ज्ञात करना है। पहले वाले फलन को क्या मान लेना है? y1, और दूसरे वाले फलन को क्या मान लेना है? y2, ठीक है ना। तो आप प्राचलिक फलनों का अवकलन, ये रूल आपने सीखा था। x का मान और y का मान देता था, दो समीकरण मिलते थे, ठीक है, और देख लेते थे क्या प्राचल है, उसी के सापेक्ष अवकलन करते थे। सेम टू सेम यही रूल अपनाना है इसमें भी। यहाँ पर समीकरण नहीं दिए गए, हमने पहले वाले को y1 माना, दूसरे वाले को y2, समझ गए, दो समीकरण बना लिए। अब यहाँ पर y1 के बराबर और y2 के बराबर चर देख लेना है। अगर x है तो x के सापेक्ष अवकलन कर लेना है। सेम टू सेम यही रूल अपनाना है। यहाँ पर केवल इतना बताया गया है, फलन का, देखो यहाँ पे बताते हैं, फलन का फलन के सापेक्ष, ये ध्यान रखना है, फलन का फलन के सापेक्ष। तो याद रखना, फलन का फलन के सापेक्ष अगर अवकलन करना है तो y1 y2 मान कर ही आपको करना है। तो y1 बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पर 4e की घात में साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस का पाई y2। ओके, अवकलन कर लो पहले, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या कर लो? अवकलन, ठीक है। यहाँ पे हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। बराबर के मेरी तरफ d/dx रखना है, बराबर के उस तरफ d/dx रखना है, ठीक है। बाकी सब उतार लो, ये हो जाएगा dy/dx बराबर में 4 आगे करके e की घात साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे, और यहाँ पर हम दूसरे पद में पाई/2 का अवकलन करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
इसका अवकलन करेंगे ई की घात एक्स का ई की घात एक्स, लेकिन इसका दोबारा करेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि चर चेंज है। कहाँ से मैचिंग करते हैं? डी के पास में एक्स है और यहाँ पे क्या साइन इनवर्स एक्स, तो मैचिंग आपको खेलना है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है। अब बताओ एक्स साइन इनवर्स एक्स चर सेम है या चेंज है? तो आप कहोगे सर चेंज है। चेंज है तभी दोबारा अवकलन करेंगे, ठीक है। अब पाई बाई 2 का क्या होता है? 0। अगर आपसे कहा जाए कि 90 अंश का अवकलन करो तो होता ही नहीं है। कहने मतलब है अंश में, डिग्री में अवकलन नहीं होता है, रेडियन में होता है। इतना ध्यान रखना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 4 ई की घात में साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आपने याद किया होगा, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं और आंसर शीट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एक लाइन आगे बढ़ा लो, ऊपर का ऊपर लिख लो और नीचे का नीचे लिख लो। ये आया है डी वाई 1/dx, 4 ई की घात में साइन इनवर्स एक्स के बट्टे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसलिए लिख लिया क्योंकि इस तरफ हम रफ करेंगे और इसका भी अवकलन करेंगे, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है? बाई 2 लिखना है। क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? बाई 2 लिखना है। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। बाई 2 जो है चेंज है ना, चेंज, ठीक है। यहाँ पर बाई 2 कर लेते हैं और क्या है? √ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस का पाई/4। करो अवकलन। बराबर के मेरी तरफ डी अपॉन डी एक्स रख लो, बराबर में डी अपॉन डी एक्स रख लो, साइन इनवर्स एक्स रूट में प्लस का पाई/4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। y2 का अवकलन हो जाएगा dy2 अपॉन डी एक्स। अलग अलग दे देते हैं पहले हम d अपॉन डी एक्स, फिर उसके बाद अवकलन करेंगे। मार्कर चेंज कर लेते हैं। √x का क्या होता है? 1/2√x। भाई मेरे यहाँ पर हमने कौन सा रूल यूज किया? √x का यूज किया। 1/2√x होता है, इसका रट्टा मार लो, √x का कर लिया। अब रूट में यहाँ पे क्या है? चर चेंज है, तो दोबारा आपको अवकलन करना है, दोबारा, क्योंकि यहाँ पर देखा चर सेम है, लेकिन यहाँ पर देखा एक्स और साइन इनवर्स एक्स चर चेंज है। चर अगर चेंज है तो दोबारा अवकलन होगा, इतना ध्यान रखना। पाई/4 का क्या हो जाएगा? 0। साइन इनवर्स का करेंगे, पहले इतना लिख लो। साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर का ऊपर लिख लो, नीचे का नीचे, तो सभी नीचे है। 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट में साइन इनवर्स एक्स, सभी कुछ नीचे ही है, ठीक है। मान निकाल लिया। अब इसके आगे लिख लो, इसको हम रफ कर देते हैं। एक फार्मूला है, एक क्या है? फार्मूला dy1/dy2। आपको क्या करना है? dy1 के नीचे dx का भाग लगाना है और dy2 के नीचे dx का भाग लगाना है। चाहे इसके बराबर ये यूज कर लो या फिर ये यूज कर लो, ठीक है। चाहे ये यूज कर लो चाहे ये, दोनों सेम है। चलो भाई ये वाला यूज कर लेते हैं। dy1/dx का मान ऊपर देख लो, 4 ई की घात में साइन इनवर्स एक्स बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में dy2/dx। ये आंसर शीट निकली है 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में साइन इनवर्स एक्स, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये हमने मान रख लिए। अब कट्टा पिट्टी कर लेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। चलो भाई इतना हम रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कट गया, ठीक है, नीचे और ऊपर। चलो भाई 4 ई की घात में क्या है? साइन इनवर्स एक्स, तो ये भी जाएगा ना, रूट में साइन इनवर्स
एक्स, समझ गए हो? ये नीचे आएगा, कुछ बचा ही नहीं है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 8, फिर रूट में साइन इनवर्स एक्स और ई की घात में साइन इनवर्स एक्स। ये आंसर शीट आ गए इसकी, नोट कर लो। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी, थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं, इसको भी हम रफ कर देते हैं। चलो भाई नंबर डाल लो अगला, कौन सा नंबर है? अड़ा है, अड़ा, ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं। यहाँ पर क्या बताया, यदि इतना बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर उतना। तो ये पार्ट 2 से लिया गया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से, फार्मूला यूज करेंगे इसमें भी। तो सबसे पहले क्या लिख लो, दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है यदि, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2, ठीक है, इसे समीकरण 1 डाल लो। अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई, ये सिद्ध करना है। समीकरण 1 का यूज करेंगे, समीकरण 1 का यूज करेंगे, लिख लो समीकरण 1 से। तो देख लो कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। अब एक को पक्षांतर करेंगे, किसको करना है, यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स है, मिसप्रिंट हो गई थोड़ी, ठीक है, तो पक्षांतर करना है आपको, किसको करना है, जो यहाँ पर मैच हो जाए उसको नहीं करना है। ये मैच हो गया, इसको उस तरफ नहीं लेके जाएंगे, ये वाला मैच नहीं हुआ तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो मैच हो जाएगा। पाई बाई 2 माइनस का कॉस इनवर्स वाई, तो ये क्या होता है बताओ भाई, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई होता है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स वाई, ये सिद्ध हो गया। ये होता है कैसे, देखो साइन इनवर्स थीटा प्लस का कॉस इनवर्स थीटा इक्वल पाई बाई 2 होता है। कोण समान होना चाहिए, जैसे यहाँ पे थीटा थीटा है, अगर हम यक्स और यक्स ले लें फिर भी पाई बाई 2 मिलेगा, अगर हम यहाँ पे बाई बाई ले लें फिर भी पाई बाई 2 ही मिलेगा, कोण समान होना चाहिए। अगर हम इतना बनाते हैं यहाँ पे तो हम क्या करें, कॉस इनवर्स वाई को उस तरफ लेके जाएंगे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इतना ही मिलेगा, और बराबर के मेरी तरफ साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स ही रख दिया इसके स्थान पर, सिद्ध हो गया। जल्दी नोट करो, अगला प्रश्न हल करवाते हैं, थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं इसको, ठीक है। चलो भाई ये जो है हो गया है रफ। अगला देख लो, यहाँ पे नंबर कौन सा है 4। क्या बताया गया है यहाँ पे, यदि ए आव्यूह दिया गया 2 किरात 2 कोटि का, कहता है तो सिद्ध कीजिए ए क्यू बराबर 4a। अब ए क्यू कैसे निकलेगा, पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे फिर उसके बाद ए क्यू निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी यदि लिखा है, क्या होता है, दिया है इसका मतलब होता है, ठीक है, ए बराबर 1 माइनस का 1 माइनस 1 1, ए स्क्वायर निकाल लो पहले, कितनी बार ए को लिखोगे, 2 बार लिखोगे, लिख लो 2 बार, ठीक है। अब आपको गुणा करना है इसका इसमें, पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करो, 1 का 1 में करेंगे तो जो चिन्ह मिल जाए गुणे में वही चिन्ह आपको यूज करना है। माइनस माइनस प्लस 1 मिला, फिर दूसरे स्तंभ में गुणा करोगे -1, इसका इसमें गुणा करोगे -1, पहली पंक्ति का काम हो गया ना। कहने मतलब है आप भूल जाओ तो बिछा खड़ा याद रखना, बिछा खड़ा, तो बिछा खड़े खड़े जितने हैं गुणा करना है, -1 का +1 में तो -1 मिलेगा, 1 का -1 में तो -1 मिलेगा, ठीक है। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करो तो +1 मिला, माइनस माइनस 1 का 1 में करेंगे +1 मिलेगा, क्या आया यहाँ पे 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और 2, ठीक है ना। ए स्क्वायर निकाल लिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ए क्यू निकालेंगे। चलो भैया ए क्यू निकालो, इतना नोट करने के बाद यहाँ पे नोट करना, तो ए इंटू में ए स्क्वायर है, ठीक है।
ए स्क्वायर का मान यहाँ से रख लो, 22 22, 11 11, ठीक है ना, 11 11। आगे बढ़ते हैं। अब आपको गुणा करना है, जैसा अभी किया था ना ऐसे ही करो। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, उसके बाद में दूसरे स्तंभ में 2 मिला, प्लस का 2 मिला, यहाँ से माइनस का 2 मिला, यहाँ से माइनस का 2 मिला। पहली पंक्ति का हो गया ना, दूसरे स्तंभ का कर लो। तो यहाँ से माइनस का 2 मिलेगा, इससे माइनस 2 मिलेगा, फिर प्लस का 2 मिला, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका इसमें इंटू करो, 2 मिला, ठीक है। 4 माइनस का 4 माइनस का 4 4, 4 कामन ले लो, 1 माइनस 1 1 माइनस 1। क्या होता है, अवयव में जब कामन लेते हैं सभी अवयवों में कामन हो जाता है। साड़ी की बात करें, किसी भी पंक्ति, किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में कामन मिलता है, लेकिन अवयव में सभी अवयवों में कामन मिलता है। ये अवयव किसके बराबर था, ए के, तो रख दो यहाँ पे ए, तो ए क्यू बराबर ए आ गया, सिद्ध हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने प्रश्न जो है 5 तक कंप्लीट करवा दिए सेट 4 के। अब अगली क्लास में लाएंगे इसके बचे हुए प्रश्न, कंप्लीट करवाएंगे इसको। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।